नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनता के बीच पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस की सरकार पर वादा खिलाफी और झूठ परोसने का आरोप लगाया। तो देखना यह है कि पीएम की सभा और कांग्रेस के वादों में से जनता इस बार किसे चुनने जा रही है। तो आज करेंगे बात छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर होने वाले पहले चुनाव की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। जिस किसी के भी तरकश में जो भी तीर हैं, वो एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध क्षेत्र में उतर चुके हैं। रोजाना दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े नेताओं के दौरों का शेड्यूल बन चुका है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आए थे, तो आज पीएम मोदी की कांकेर में बड़ी जनसभा आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भर ली थी, लेकिन अब 10 साल से कांग्रेस केंद्र सरकार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है और इसलिए जहां जहां राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां के लोगों को ये कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में से लूट चलाई जा रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने पिछले 5 साल यही किया है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा खेल चल रहा है? यहां के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम। ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना? दिखाओगे ना? चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं और कांग्रेस को घेरते हुए उसके कार्यकाल की कमियों को गिना रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, दावे और वादों के दौर के बीच जनता किसे ताज पहनाती है, जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है। जनता ने जिस पर भरोसा किया वही जीतेगा, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में 4 दिनों के बाद पहले चरण के मतदान होने हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता को रिझाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने की बात जनता से कहते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस में की तरफ से छत्तीसगढ़ में पहुंचकर लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात और कांग्रेस सरकार के कामों को गिनाते हुए नजर आए। तो अपनी डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो प्रवीण जी आपसे ही है। यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर पहुंचे और कांकेर पहुंचकर ओबीसी से लेकर तमाम तरह की बातें कहते हुए प्रधानमंत्री आवास की भी बात वहां पर कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो भूपेश बघेल की लोकप्रियता भी है। ऐसे में कितनी भी सभाएं कर ली जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी?
सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय बघेल जी की लोकप्रियता है, लेकिन इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने में, अपराध बनाने में इनका जो है लोकप्रियता है। इस प्रकार प्रदेश से शराब घोटाला देखा, कोयले की दलाली देखी, पीएससी में घोटाला देखा, व्यापक घोटाला देखा, गौठान घोटाला देखा, गोबर खरीद तक में घोटाला देखा, तो यही लोकप्रियता की इनकी जो श्रेणी है। लेकिन विकास के एक काम नहीं गिना पाएंगे कि कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले, इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस प्रकार इनका प्रशासन की व्यवस्था ऐसा है कि रायपुर राजधानी में एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची से बलात्कार हो जाता है। ये तो राजधानी की बात है, तो बाकी प्रदेश की स्थिति क्या होगी जनता जानती है। विकास के 5 काम गिना दीजिए, नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि देखिए आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन सभा पहले प्रवीण जी, किसानों का हित करने वाले तो कांग्रेस की तमाम योजनाएं भी हैं और वो दावा करते हैं कि उनका हित तो पूरे देश में किसानों का किसी ने नहीं किया ऋण माफ करके। देखिए, कल ही आदरणीय जयराम रमेश जी आए थे, इनके बहुत सीनियर नेता है। उन्होंने कहा था कि किसानों को जो हम धान का पैसा दे रहे हैं उसमें 2200 प्रति क्विंटल तो आपकी केंद्र सरकार दे रही है। तो पहले ही कहते थे कि केंद्र सरकार से 1 रुपए 1 पैसा नहीं आता। कल जयराम रमेश जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि 22 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार भेज रही है। तो इन्हीं के ऊपर करारा तमाचा उन्होंने मारा है। और रही बात कर्ज माफी की, तो केवल तो प्रवीण साहू जी, राहुल जी जब आते हैं तो राहुल जी कहते हैं हमारी सरकार ने दिया है और हम इसको बढ़ाकर 3000 कर देंगे। जयराम रमेश उसके बाद यदि कह भी रहे हैं तो किसकी बात पर यकीन किया जाए? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के शर्मा जी, किसकी बात पे यकीन किया जाए? एक तरफ राहुल जी आते हैं, भूपेश बघेल कहते हैं कि राज्य सरकार दे रही है, फिर आज प्रवीण जी कह रहे हैं और जयराम रमेश ने भी मान लो कह दिया जाए, तो किसकी बात पे यकीन किया जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों का है। प्रधानमंत्री विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। 30% कमीशन की भी बात इनडायरेक्टली कहती है कि 30% कक्का सब काम पक्का, इस प्रकार की जो नारे लगाए हैं, ये जनता में कितना प्रभावित करता है ये अलग विषय है। लेकिन मुद्दों की बात करेंगे तो धान खरीदी की स्थिति यह है कि धान खरीदने की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में राज्य सरकार करती है और 14,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार की गारंटी पर मार्केट धान खरीदी की व्यवस्था करती है। इसके लिए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और जब धान खरीदी होती है, जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने जो अभी जैसे कल से शुरू हो गई 2183 रुपए की रेट से शुरू हो चुका है ये खरीदी। अब धान खरीदी शुरू होने के मतलब ये है कि खरीदी कौन कर रही है? व्यवस्था राज्य सरकार। लेकिन जब ये धान प्रोसेसिंग के बाद मतलब कस्टम मिलिंग के बाद चावल के रूप में एफसीआई गोदाम में जमा होता है, तो परिवहन व्यय और अन्य तमाम प्रकार के व्यय, चाहे बारदाना का हो या तमाम प्रकार के व्यय मिला के केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाती है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन के शर्मा जी, ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से आपने बोला कि केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तो राज्य सरकार भी यदि काम करेगी तो उसका क्रेडिट तो उसे मिलेगा ना? निश्चित रूप से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में किसानों के दृष्टि से क्रांतिकारी कदम रहा है, जिसके चलते हुए जो अतिरिक्त राशि, जो इनपुट सब्सिडी जिसको कहा जाता है, जो इनको मिलता है 9,000 रुपए प्रति एकड़। ठीक है प्रवीण जी, जवाब ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं। प्रवीण जी जवाब दीजिएगा इस पर। भाजपा को इस पर विकल्प लेके आना है। मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री जी, खाद्य मंत्री स्वयं स्वीकारा है कि 82% राशि केंद्र सरकार भेजती है। और आदरणीय के शर्मा जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा कि राज्य केवल नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है केंद्र का। देखिए, राज्य केवल धान खरीदती है, कस्टम मिलिंग के माध्यम से उस धान का चावल के रूप में परिवर्तन किया जाता है और उसको एफसीआई के गोदाम के माध्यम से केंद्र सरकार खरीदती है। तो 82% पैसा तो केंद्र सरकार भेजती है, किस मुंह से अपने आप रेट लेते हैं, ये पूछना चाहता हूं इनसे मैं। अरे लेकिन प्रवीण जी, ये तो हर राज्य में भेजती होगी ना, केंद्र सरकार है तो काम तो करेगी ही। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मणि वैष्णव भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मणि जी जवाब दीजिएगा, आपने सवाल सुना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जयराम रमेश जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य देती है। इन्होंने जयराम रमेश जी के वीडियो को एडिट करके इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला है और ये इसकी शिकायत भी हमने की है, निर्वाचन आयोग ने की है इसकी शिकायत। तो भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन जनता जानती है कि अच्छी तरह से धान खरीदी कौन कर रहा है, जनता के लिए काम कौन कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये अपने केंद्रीय वित्तीय बजट में कितने पैसे का प्रावधान है, कितने रुपए का प्रावधान है छत्तीसगढ़ से धान खरीदी के लिए, इसका खुलासा कर दें तो मान लें। लेकिन ये तो कर नहीं सकते ऐसा, क्योंकि 1 रुपए का भी बजटीय प्रावधान है नहीं केंद्र सरकार के पास। धान खरीदी केंद्र सरकार करती है छत्तीसगढ़ में और जो है केंद्र सरकार रोड एक्ट का काम करती है, रोड एक्ट का काम जरूर करती है केंद्र सरकार। और ये बताएं कि देखिए, केवल 2 राज्य है, पंजाब और हरियाणा, जहां केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से
धान खरीदी करती है। बाकी जितने भी राज्य हैं, सारी जगह जो है राज्य सरकारें धान खरीदी करती है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदी करती है, तो आपकी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां आप क्यों 25 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी नहीं करते? आपके गुजरात में जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की है, तो गुजरात में भी भाजपा सरकार है, वहां क्यों 13 से 14 रुपए में धान बेचने पर मजबूर है वहां का किसान? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? 1400-1500 में बेचने की स्थिति है। तो ये जो है लगातार झूठ बोलते से कोई फर्क करना नहीं है। और एक तो इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, मैं के शर्मा जी से पहले मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। के शर्मा जी, मणि जी का तो कहना है कि केंद्र सरकार यहाँ पर नहीं करती, केवल पंजाब और हरियाणा में करती है। खरीदी राज्य सरकार करती है। एफसीआई में जब धान जमा हो जाता है तो केंद्र सरकार उसका पैसा देती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी होता है। राज्य सरकार का 14 लाख करोड़ धान जो है राज्य सरकार उपयोग करती है। 16 लाख क्विंटल धान का जो उपयोग है वह चावल 16 लाख क्विंटल चावल का जो है केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं जो गरीबों को दी जाती है उन योजनाओं में उपयोग होता है, और बाकी जो है एफसीआई में जमा होता है। मणि जी बताइएगा, ठीक बात है कि नहीं है? देखिए, राज्य सरकार धान खरीदी करती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी धान खरीदी की राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार धान खरीदी करता है, उसके बाद उसकी कस्टम मिलिंग होती है। कस्टम मिलिंग होने के बाद केंद्र सरकार उस चावल को सेंट्रल पूल में लेती है। चावल लेती है केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में, और वो उसकी मजबूरी है। केंद्र सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि उसका उपयोग वेलफेयर के लिए होता है। जो खाद्यान्न योजनाएं हैं इन सब के लिए केंद्र सरकार इसका उपयोग करती है, तो मजबूरी है केंद्र सरकार को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यही तो मैं बात जानना चाह रही थी। आप तो कह रहे थे केंद्र सरकार खरीदती नहीं है। प्रवीण जी देखिए, केंद्र सरकार चावल खरीदती है, धान नहीं खरीदती नहीं है। आपने वक्त और उसमें भी 86 लाख मीट्रिक टन का जो 86 लाख मीट्रिक टन का जो इन्होंने वादा किया था लेने का, उसको 64 लाख मीट्रिक टन करके घटा कर बौखला रहे हैं। देखिए, मैं प्रमाणिक डेटा के साथ बात करता हूं। ये मार्च 2023 जब बजट का सत्र चल रहा था, आदरणीय मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर जो उत्तर रखा उसको मैं कोट कर रहा हूं कि लगभग 90,000 करोड़ राशि जो है भुगतान हुआ धान खरीदे में, जिसमें केंद्र सरकार ने लगभग 74,000 करोड़ की राशि भुगतान की है, लगभग 82%। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, और इससे भी गिना देता हूं आपको। ये डेटा जो है विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है, और विद डेट कोट कर रहा हूं, 6 मार्च 2023 का ये रिपोर्ट है। ये विधानसभा के पटल पर रखा हुआ यहाँ के मंत्री जी यानी कांग्रेस के मंत्री जी का रखा हुआ उत्तर है। तो यदि आप अस्वीकार करते हैं, मतलब अपने मंत्री का आप उत्तर अस्वीकार करते हैं, अरे अपने मंत्री जी की तो बात मान लीजिए, और आपने अपने वक्तव्य में अपने अंदर चावल जो है सरकार मंत्री 2 नंबर के बाद खरीदी करते हैं 1000 करोड़ राशि का जो भुगतान हुआ है, लगभग 74,000 करोड़ की राशि सरकार ने विद डेट कोट कर रहा हूँ 6 मार्च 2023 का डेटा है। जाके विधानसभा के पटल पर आप जाकर केंद्र सरकार नहीं करती है, चावल खरीदती है केंद्र सरकार, वो भी ठीक है, धान और चावल पे कंफ्यूजन रहेगा। अभी चुनाव है तो अभी और ज्यादा रहेगा। प्रवीण जी, इसके अलावा उनका कहना है कि जयराम रमेश का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसे आप कोट कर रहे हैं। देखिए, अब ये क्या होता है, मैं कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कल आदरणीय जयराम रमेश जी ने स्वीकार कर लिया कि एमएसपी 2200 रुपए केंद्र सरकार देती है। और ये गुजरात और अन्य राज्यों की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन लगता है कि उन जो बात करने को ट्रेन जाती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे देश में समान होती है, चाहे वो यूपी हो या गुजरात हो, कहीं भी हो, एक समान एमएसपी दी जाती है। किसी राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आदरणीय जयराम रमेश जी ने स्वीकार कर लिया तो लगता है इनको तकलीफ हो रही है। अब जाकर जयराम झूठ बोल रहा है क्या, बता दीजिए मुझे। विधानसभा के पटल पर रखा हुआ उत्तर झूठ बोल रहा है, झूठी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठी है। और मैं कह रहा हूँ विधानसभा के पटल पर रखा हुआ उत्तर लगता है कुछ झूठा है। ठीक है मणि जी, ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। चुनाव की बात चल रही है,
धान और किसान से भी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से 2 करोड़ वोटर हैं इस बार और महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है, महिला वोटरों को लेकर जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो तमाम दोनों ही पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। मुझे इस बात की आप जानकारी देंगे कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, महिला वोटरों को रिझाने की तो बात हो रही है, लेकिन टिकट के क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों में, मणि जी पहले आप और उसके बाद प्रवीण जी आप भी, कितनी हिस्सेदारी दी है आपने? देखिए, विधानसभा टिकटों में भी हमने हिस्सेदारी दी है और साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनावों में, ग्राम पंचायतों में हर जगह हमने महिलाओं को हिस्सेदारी की है, वहां प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। और ये तो सपना चाहिए कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। नहीं, 20 सीटों की बात कर लेते हैं। 4 दिन बाद जो 20 सीटों पे चुनाव है, कितनी महिला उम्मीदवार हैं मैदान में? देखिए, 4 दिन बाद जो चुनाव हो उसमें कितनी महिला सीटें कांग्रेस से लड़ेंगी उसकी मैं जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि पर्याप्त महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया है और हम तो हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। हमारी तो 4-4, 5-5 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है क्या महिला? इनके यहाँ महिला न संघ में कभी महिला अध्यक्ष रही, न भारतीय जनता पार्टी में कभी इनके यहाँ अध्यक्ष रही। प्रवीण जी, महिला वोटर खास फैक्टर है, ज्यादा संख्या में है, क्या कुछ खास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं सबसे पहले इनका उत्तर देना चाहता हूं कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। इनकी विधायक थे श्रीमती छन्नी साहू जी, विधायक होते हुए, प्रोटोकॉल में सुरक्षा अधिकारी होते हुए उन पर चाकू से हमला हो जाता है, सरकार जो है उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती। तो जनप्रतिनिधि महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिला और बाकी हम किसी और व्यक्ति की क्या बात करें। छन्नी साहू को टिकट काट दिया जाता है। एक और महिला की बात करता हूं मैं, श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा जी, जो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, जैसे ही वक्तव्य देते हैं उनका टिकट काट दिया जाता है। तो महिलाओं का अपमान करने वाले कोई पार्टी है? नहीं, ठीक है प्रवीण जी आप बीजेपी की बात बता दीजिए, बीजेपी ने क्या किया महिलाओं के लिए? वोटरों के पास तो आप दोनों ही पार्टियां जा रहे हैं ना। बताना चाह रहा हूँ हमारे पर्याप्त संख्या में महिला इस प्रकार हमारे दो राष्ट्रपति के सम्मान में हमारे राज्य के, चाहे वो लता उसेंडी की हो, चाहे सरोज पांडे की हो, इनके यहाँ से बता सकते हैं कि मोदी जी ने कोई नहीं मिलता आपको। रंजीता राजनीति की, ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास आती हूँ। के शर्मा जी से सवाल है मेरा। करना पड़ता है। के शर्मा जी से सवाल है मेरा। के शर्मा जी, महिला वोटरों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, 1 करोड़ 2 लाख वोटर महिला वोटर हैं और पुरुषों की संख्या इससे काफी कम है, 1 करोड़ के लगभग है, कुछ हजार है उसके अलावा। तो महिला वोटरों की बात तो जरूर की जाती है, चुनाव में फोकस भी होगा, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पहले ही पायदान पे पीछे हो जाती हैं पार्टियां। ऐसा नहीं है। महिला मतदाताओं के मामले में या प्रत्याशी के मामले में कहेंगे तो छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति है। पहला विधानसभा जो छत्तीसगढ़ में गठित हुआ उसमें मात्र 6 महिलाएं थी। अभी की स्थिति में पंचम विधानसभा जो अभी चल रहा है, समापन की स्थिति में है, उसमें 16 महिला विधायक है। ये इससे समझा जा सकता है छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों। ठीक है के शर्मा जी, लेकिन वो तो इसलिए भी हो सकता है ना क्योंकि महिला की संख्या ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि भागीदारी भी बढ़ गई हो। इसमें आप देख लीजिए, भाजपा ने 14 महिलाओं को टिकट दी थी, 1 ही जीत पाई थी। उसी तरह से कांग्रेस की बात करें तो उपचुनाव में 3 जीत के आए और मेन चुनाव में 10 जीत के आए। तो 13 महिलाएं कांग्रेस के पास है। 71 विधायकों में से 13, टोटल 16 विधायक छत्तीसगढ़ में अभी है। महिलाओं के मुद्दों के मामले में हम बात करेंगे तो जिस तरह रसोई गैस के मामले में 500 रुपए सब्सिडी की बात कांग्रेस ने अपनी गारंटी में कही है, ये एक बड़ा विषय है किसानों को रिझाने के लिए। जैसे पिछले चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा विषय था कि किसानों के मामले में जो महिलाएं बाहर निकल रही थी, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या समाज में भी हिंसा की बात करें, उसको लेकर के निकले थे। एक विषय बहुत बड़ा विषय था, अब वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाया था। इसको लेकर भाजपा का कदम क्या होगा, अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या लेके आते हैं, ये कल परसों, कल तक मेरे ख्याल से कल आने वाला ऐसी जानकारी आ रही है, तो उसमें इंतजार करना। क्योंकि 7 तारीख को मतदान होना है और 7 तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है कि 20 सीटों में से केवल एकमात्र राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह वहां पे विधायक है। बाकी 19 नहीं कह सकते क्योंकि उसमें से 19 सीटों में पूरे कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी अपना घोषणा पत्र लाए, क्योंकि ये आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे अपने वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए समय लगेगा और 5 तारीख तक ही चुनाव प्रचार होगा, 7 को मतदान की स्थिति है। तो घोषणा पत्र मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मतदान होता है, इसके लिए भाजपा को अभी फ्रंट पेज में आने के लिए घोषणा पत्र का इंतजार है, क्योंकि ये जो 17 वादे कांग्रेस के हैं ये सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगी। प्रवीण जी, चुनौती बड़ी है महिलाओं के मुद्दे पर भी और तमाम अन्य मुद्दों पर भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं को तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, लेकिन जिस प्रकार विधवा पेंशन की बात कही थी, विधवा पेंशन नहीं दे पाए
महिलाओं को अपनी मांग मनवाने के लिए अपने केस मुंडवाने पर जाते। ये तो प्रदेश की व्यवस्था है। एक महिला ने अपने शरीर पर आग पेट्रोल लगाकर आग लगा दिया था क्योंकि जिसका उनको आवाज नहीं मिला। ये तो प्रदेश की स्थिति है, चाहे वो महिला में बालिकाओं की बात करो, युवतियों की बात करो, या किसी भी अवूर्त महिला की बात करो। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक का साथ रेप हो जाता है, ये तो प्रदेश की घटना है। और मैं विश्व देश का कोट करता हूँ कि रेप की लेकिन प्रवीण जी तब भी वो तो प्लस में है, उनके पास 16 विधायक हैं और स्कीमों की भी यदि बात करें, भूपेंद्र बघेल मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो तमाम योजनाएं भी चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, तो उनकी वो तो फिर भी फायदा दे रही हैं। आपके घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है? देखिए, हमारा घोषणा पत्र कल आएगा, जिस प्रकार के शर्मा जी कह रहे थे, मैं उस विषय को लेकर आता हूँ कि इन्होंने झूठा जन घोषणा पत्र लेकर आया था। महिलाओं को इन्होंने गुमराह किया था कि शराबबंदी करेंगे, हाथ में गंगा जल के सौगंध खाए थे कि शराबबंदी करेंगे। महिलाओं को लगा कि ये शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी की बात तो छोड़िए, घर शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं, सरकारी शराब की दुकान। ठीक है मणि जी, हो गई शराबबंदी छत्तीसगढ़ में? देखिए, शराबबंदी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है शराबबंदी। इनकी महिला जो है पदाधिकारी है सरोज पांडे, जब उनसे कोई पत्रकार पूछता है कि भाई आप शराबबंदी करेंगे क्या, तो ये अपना पक्ष बताते हैं कि ना हमने कभी शराबबंदी की बात कही, ना आगे हम कभी करेंगे। दूसरी बात नहीं, आपने तो 5 साल की सरकार चला ली है मणि जी, आपकी तो 5 साल की सरकार पूरी हो गई, आपने की क्या? बेशक हमने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन उसके बाद में आपको बता दें कि कोरोना के नहीं किया, जब सारी शराब दुकानें बंद थी, शराब दुकान बंद किया आपने, छत्तीसगढ़ में हुई, कितने शराब दुकान बंद किए, एल्कोहल पी के, मैं डेटा पूछ कर बताइए कितने शराब दुकान बंद हुई। शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी की तरह शराबबंदी नहीं हो सकती, चरणबद्ध तरीके से कोई काम नहीं किया, शराबबंदी करनी होगी, उसके लिए योजना बनानी होगी। मणि जी मेरा सवाल आपसे यही है कि शराबबंदी में आपने क्या कुछ किया छत्तीसगढ़ में? हो गई शराबबंदी छत्तीसगढ़ में? बेशक, मैं वही बता रहा था। देखिए, कोरोना काल में हमने देखा कि जो है सैनिटाइजर पी के, एल्कोहल पी के लगातार जो है कोरोना काल तो खत्म हो गया, शराबबंदी के समय जब सामान्य काल है, बताइए शराबबंदी करेंगे क्या? नहीं कर पाया, बोलते रहते हैं, चौकबाजी करना बंद करिए। आप तो देसी चैनल है, चुप रहिए, आप बोलने दीजिए। तो जो है आपकी इसको तरीके से करना होगा, योजना उत्तर नहीं है। हमने 200 शराब दुकानें बंद की और साथ ही पेशा कानून लागू करके हमने ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया है, लोग चाहे तो अपने यहाँ जो है अपने ग्राम सभा करके शराब दुकानें बंद करवा सकते हैं। ये अधिकार हमने दिया है। के शर्मा जी करने का प्रयास के शर्मा जी, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, पहले भी था और अभी भी था। 5 साल की सरकार के बाद क्या कुछ कर पाई है कांग्रेस? आज भी वही मुद्दा बना हुआ है। देखिए, उसमें 3 कमेटियों को गठन हुआ जिसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। इससे पहले भाजपा सरकार में भी कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस सरकार में आई और कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अब इसके साथ ही जो बात आ रही है, अब नशाबंदी की बात की जा रही है, तो कुल मिला के इसमें यानी कि नतीजा सिफर रहा है। ये कहा जा सकता है कि शराबबंदी की दिशा में कुछ दुकानें बंद हुई है, लेकिन जो बातें आ रही है जिसके चलते हुए शराबबंदी पूरी तरह बंद करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र भी है, तो ये मतदाता कई मैदानी इलाकों में तो प्रभावित करता है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में यदि बात करें तो बिना पंचायत के पेशा कानून के तहत यहाँ पे जो 5वीं अनुसूची का अधिकार है, पंचायतों को यदि अधिकार दिया जाता है तो वो एक सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है कि गांव के लोग, गांव की महिलाएं पंचायत पर दबाव डाल के इस प्रकार से आगे कदम उठा सकती हैं। लेकिन तो अभी के शर्मा जी, लेकिन अभी तक इस 5 साल का जो कार्यकाल है इसमें क्या प्रोग्रेस हुई? 5 साल के प्रोग्रेस में ये बात कही जा सकती है कि इस दिशा में अभी कोई सफलतापूर्वक काम कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ। इस घोषणा पत्र को लेकर के जो समिति बनी है, जो गई, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह आ रहा है कि ये जिन राज्यों में बंद हुआ है वहां वो सफल नहीं हुआ। गुजरात की बात, बिहार की बात, इस प्रकार की बात आई है। लेकिन इसको लेकर के मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में भाजपा को भी मैदान में आना पड़ेगा कि आप करना चाहते हैं। प्रवीण जी, आप कैसे करेंगे शराबबंदी? देखिए प्रियंका जी, मैं बड़े प्रामाणिकता से कहता हूं कि हमने जो है 369 देसी शराब दुकान बंद कर दिया और 70 विदेशी शराब दुकान बंद कर दिए थे। तो शराबबंदी की ओर तो हम अग्रसर थे, लेकिन इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, गंगा जल की झूठी कसम खाई थी, उस विषय में एक शराब दुकान बंद नहीं कर पाए। और ने कहा 3 कमेटी बनाए,
रिपोर्ट तक नहीं आती, प्रमाणित करता है केवल शराबबंदी की बात करके लोगों का जो है वोट प्राप्त करने की बात करने वाले घोटाला करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो है चाहे वो शराब घोटाला हो केवल घोटाला क्या है, शराबबंदी की बात करते हैं। शराब की दुकान में अवैध शराब की बिक्री, मणि जी, आपके 5 साल के कार्यकाल की यदि बात करें तो 5 साल में आपको सफलता नहीं मिली है। महिलाओं की आप बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं। शराबबंदी एक मुख्य मुद्दा हो सकता है और है सबके जीवन में, क्योंकि जब तक ये शराबबंदी रहेगी महिला जो करती भी है उसका फायदा नहीं मिलने वाला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, हमने वादा किया था और हम शराबबंदी की ओर अग्रसर भी थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो उसके बाद पूरी जनता ने समझ लिया कि अगर शराबबंदी इस प्रकार से की गई है, नुकसान झेलने पड़ेंगे। लोग लगातार सैनिटाइजर पीकर मर रहे थे, लोग लगातार मेडिकल एल्कोहल पीकर मर रहे थे। अरे लेकिन मणि जी, कोरोना खत्म हुए भी काफी समय हो चुका है। दूसरी नहीं, बेशक हमारे लिए एक एक जीवन महत्वपूर्ण है, हम एक व्यक्ति का भी जीवन महत्वपूर्ण मानते हैं और हम लगातार नशाबंदी के ओर अग्रसर हैं। हम तो लगातार शराब दुकानें बंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मणि जी, आपके घोषणा पत्र में से ये वादा तो आप पूरा नहीं कर पाए ना। आपके घोषणा पत्र में था, ये वादा तो पूरा नहीं हुआ ना। बेशक हम मान रहे हैं कि शराबबंदी के वादे को हमने पूरी तरह पूरा नहीं किया, लेकिन हमने शराब को हतोत्साहित करने का काम किया। हम सार्वजनिक बुराई मानते हैं शराब को और इसीलिए हमने वादा किया था। और भारतीय जनता पार्टी की स्वरूप पांडे मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है, लेकिन मणि जी एक बार फिर से आप जनता के बीच जा रहे हैं। 5 साल बाद आपने कह दिया कि आप ये वादा नहीं पूरा कर पाए। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 5 साल बाद आप यही बात फिर से नहीं दोहराएंगे? देखिए, मैंने फिर कह रहा हूं कि हम नशे को, शराब को सार्वजनिक बुराई मानते हैं और हम शराबबंदी करना चाहते हैं, लेकिन अचानक से अगर शराबबंदी की गई तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे प्रदेश की जनता को। अरे तो ये खाका तैयार करना आपकी सरकार का काम है। आपकी सरकार में क्या मंत्री कम है या अधिकारी कम है? क्या दिक्कत कहाँ है आपको? मैं फिर आपको के शर्मा जी, मणि जी का कहना है कि काम तो उन्हें करना है, लेकिन इतनी आसानी से काम हो नहीं सकता। 5 साल के बाद ये कहा जा रहा है, क्या गारंटी कि अगले 5 साल के बाद भी यही वक्तव्य ना सामने आए? शामिल करके नीयत तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी थी कि हम बंद करना चाहते हैं, लेकिन नीति नहीं निर्धारित नहीं हो पाया कि किस ढंग से किस एक केस में हम बंद कर देंगे, 200 की जनसंख्या में बंद करेंगे, 500 में बंद करेंगे, ग्राम पंचायतों को अधिकार देंगे। ये नीति नहीं बन पाई है। मुझे लगता है ये जनता का मुद्दा है, इसको लेकर के राजनीतिक दलों को गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब के साथ साथ गांजा की बात करें, नाइट्रोटेन टेबलेट की बात करें, विभिन्न प्रकार के सिरप की बात करें, रोज अखबारों में आपको पुलिस द्वारा इस प्रकार से अवैध बिक्री के मामले आपको सामने आ जाएंगे। इसको देखते हुए निश्चित रूप से आम जनता का विषय है, राजनीतिक दल इसमें कितनी गंभीरता दिखाते हैं। जो गंभीर नहीं उसे नुकसान हो सकता है। महिला वाले की बात जो बात करें उसमें एक लाइन में आपको उस विषय को भी क्लियर कर दो कि छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर हो गया, खैरागढ़ हो गया, या पंडरिया की बात करें, खुज्जी की बात करें, या एक और सीट है यहाँ पे महत्वपूर्ण डोंगरगढ़ की, तो ये ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हेलो, ठीक है के शर्मा जी, समय मेरे पास नहीं है डिबेट को, मुझे यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। के शर्मा जी बहुत धन्यवाद, मणि जी आपका धन्यवाद और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में 4 दिन के बाद पहले चरण के चुनाव होने और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्य मुद्दे जो हैं, शराबबंदी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है। एक बार फिर से घोषणा पत्र में वादा जरूर है, लेकिन अभी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से कांग्रेस की सरकार पर आरोप जड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कहते हुए 30% की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बड़ा सवाल यह है कि 4 दिन के बाद जो वोटर वोटिंग करने के लिए जाएगा तो वो किसकी तरफ झुकाव रखेगा और किसके सर पे सिंहासन सजाने की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।